गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण की सामान्य परिभाषा और उनके गुण देखे थे। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार को किस तरह से परिभाषित किया था उसे हमने देखा था, जिसमें आर्रेनियस ने, इसके बाद ब्रॉन्स्टेड एवं लोरी, उसके बाद लुईस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा किस तरह से दी थी उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या हैं, इसके अलावा पीएच स्केल क्या है, उसका कहाँ दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। पहला गुण देखते हैं, धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। क्षार भी धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती है। इसको इस रिएक्शन से हम समझेंगे। Zn धातु है, उसने H2SO4 से रिएक्शन की, जो एक अम्ल है, तो हमें उत्पाद के रूप में ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में चली जाती है। ये जो ZnSO4 है दैट इज द लवण। यहां हमें एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि को सचित्र समझाइए। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको आपको देखना। पहले हम एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड से एक टेस्ट ट्यूब को इस तरह से जोड़ लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो चीजें डालते हैं। एक तो हम दानेदार जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं और उसके साथ में H2SO4, ये जो हमने रखा है इसको इसके अंदर डालते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम एक कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क से ये पूरी तरह से बंद हो जाती है टेस्ट ट्यूब, और इस कॉर्क में छोटा सा छेद करके इसके अंदर एक प्रवाह नली लगा देते हैं। ये प्रवाह नली का मुंह एक मेरा पात्र है, उसके अंदर साबुन का घोल भरा हुआ है, उसके अंदर इस प्रवाह नली का मुख खुलता है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है Zn और H2SO4 की, तो यहाँ पर ZnSO4 और H2 बनता है। जो H2 गैस होती है इस प्रवाह नली के माध्यम से इस साबुन के विलयन तक पहुंचती है और साबुन के विलयन में पहुंचने के बाद इस विलयन के अंदर भरकर इस तरह से ये बुलबुले बना लेती है। इन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। अब हमें पता करना है कि इस बुलबुले के अंदर कौन सी गैस भरी, तो उसके लिए हम एक मोमबत्ती जला लेते हैं और इस मोमबत्ती, जली मोमबत्ती को इन बुलबुलों के पास में ले जाते हैं और जैसे इसके पास में लेते हैं तो ये बुलबुले फूटने लगते हैं और फट फट की आवाज, ध्वनि आती है। तो इस ध्वनि से हमें पता पड़ जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है। ये आपका हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि का चित्र और उसकी रिएक्शन हमेशा एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा हमें देखना है क्षार धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो क्षार मैंने लिया NaOH, इसकी रिएक्शन मैंने जिंक से करवाई, तो यहां मुझे मिलता है Na2ZnO2 प्लस H2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये लवण है और साथ में ये हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त हो जाती है। इस क्षार से जब भी अभिक्रिया धातु की करवाते हैं तो इसमें एक चीज हमें याद रखनी पड़ती है कि सभी धातुएं क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ ही धातुएं जो क्षार से अभिक्रिया करती है। मैंने आपको एक पहले वाले वीडियो में जब संयोजन अभिक्रिया पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सक्रियता श्रेणी के बारे में बात की थी। जो भी धातु हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगी वही इस क्षार से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर पाएगी। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी, एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी गई है। दूसरे गुण की मैं बात करता हूं। अधातु व धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड जिसे मैं ले रहा हूं
CO2, ये अधात्विक ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, उससे रिएक्शन करवाने पर CaCO3 प्लस H2O प्राप्त होता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है, और यहां जो CO2 है ये क्षार है, तो ये CO2 आपकी अम्लीय होगी, तभी हमें लवण और जल प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा था कि जब भी अम्ल और क्षारीय अभिक्रिया आपस में होती है तो हमेशा लवण और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ जो CO2 ये अधात्विक ऑक्साइड है, इसलिए अम्लीय प्रकृति का है। दूसरा मैं देखता हूं CuO, उसकी रिएक्शन में HCl से करवाता हूं, तो मुझे उत्पाद मिलता है CuCl2 प्लस H2O। यहां कॉपर धातु और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड। HCl हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है, और उत्पाद हमें मिल रहा है लवण और जल। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि ये जो CuO है ये धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और दोनों ही अम्लीय प्रकृति वाला जब क्षार से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाएगा, और इसी प्रकार क्षारीय प्रवृत्ति वाला जब अम्ल से रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाता है। तीसरा हम देखते हैं अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात जब भी अम्ल और क्षार को पानी में आप घोल लेते हो तो इसके आयन मुक्त हो जाते हैं और वो विद्युत का संचालन करते हैं। इनका उपयोग जनरली हम वैद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। चौथा उपयोग की बात करूं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसमें होती है। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि क्षार और अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में आते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें, अम्ल भी है और क्षार भी है, दोनों की आपस में क्रिया करके क्या बनेगा, तो वहां लवण और जल बनता है। पांचवा जो होता है वो इसका प्रारंभिक गुण होता है कि जितने भी आपके अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमने इसके 5 गुण देखे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के अंतर्गत। तरह तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार किसी अम्ल और क्षार की सामर्थ्य का पता करना है तो हमें पीएच स्केल का उपयोग करना पड़ता है। पीएच स्केल में 2 शब्द होते हैं, पी और दूसरा एच। पी एक जर्मन शब्द पुषांश से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पीएच में पी का क्या अर्थ है और एच का क्या अर्थ है, तो आपको बताना पी का अर्थ पुषांश और एच का अर्थ है H प्लस आयन की सांद्रता। जो पुषांश शब्द है उसको हम शक्ति बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कि इस पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच स्केल में कुल 14 पॉइंट होते हैं, और यदि हम यहां से शुरू होता है 0 से बीच में 7 और लास्ट में आ जाता है आपका 14,
यदि हमें पीएच स्केल की परिभाषा बनानी है तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम या लघु गणक को पीएच कहते हैं। इसका सूत्र आप इस तरह से लिखते हो, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। चूंकि जल में H प्लस आयन मुक्त अवस्था में नहीं होता, ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है, इसलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीएच माइनस लॉग H3O प्लस। शुद्ध जल के लिए पीएच का मान 7 होता है, क्योंकि अगर हम इसका सांद्रता बात करें तो उसकी सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। और जब इस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस और OH माइनस की वैल्यू 1 × 10⁻⁷। जब आप इसको हल करते हो तो आपका मान आ जाएगा 7। इसलिए शुद्ध जल की जो पीएच का मान होता है 7 होता है। जितना अधिक H प्लस आयन की सांद्रता होगी वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है, और जितनी अधिक OH माइनस आयन की सांद्रता होगी उतना ही वो प्रबल क्षार होता है। जैसे यहाँ मैं एक स्केल बना लेता हूँ वापस से, ये 0, ये 7 और ये 14। तो इसमें इस तरह से बनता है, यहाँ H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा है और यहाँ OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा है, और बीच में इनकी सांद्रता बराबर रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि 7 से कम हो पीएच का मान तो वो अम्लीय होता है, 7 मान हो पीएच का तो वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक तो वो क्षारीय विलयन होता है। बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पीएच का मान यदि 7 हो तो वह विलयन किस तरह का होगा, तो वहां आंसर आपको उदासीन विलयन लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीएच का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला उपयोग है इसका जठर रस से उत्पन्न अम्लता को दूर करने में। हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पेट में कभी कब्ज या एसिडिटी होती है तो उस समय हमारे आमाशय में HCl की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो उस HCl की मात्रा को हमें उदासीन करना है तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। जो उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्षारीय होता है, वो हमारे आमाशय में जाते ही उस अम्लता को उदासीन कर देता है, जिससे हमारा पेट सही हो जाता है। दूसरा, दंत क्षय। सामान्यतः जो हमारे मुंह का पीएच होता है उसका मान 6.5 होता है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं उसके बाद हमारा मुंह में बैक्टीरिया आ जाते हैं जो फंसे हुए भोजन होते हैं उनको गलाने का काम करते हैं, जिससे हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 तक आ जाता है। परिणाम स्वरूप जो इनेमल होता है हमारे दांतों के ऊपर वो खराब होने लगता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि भोजन करने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। तीसरा है अम्ल वर्षा। यदि वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। ये ऑक्साइड जब वर्षा का पानी आता है तो उनसे रिएक्ट करके नाइट्रोजन आपका नाइट्रिक अम्ल बना लेता है, सल्फर का जो ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है और कार्बन का जो ऑक्साइड है वो कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। और ये तीनों अम्ल बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं, जिससे हमारा जो ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है। फिर जितने भी हमारे इस्पात या लोहे के जो पुल बने हुए वो सारे इस अम्ल से क्रिया करके उनमें जंग लग रहा है, जिसमें दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक रहती है। फिर तीसरी चीज इसमें जो आती है कि जितने भी जलीय जीव है इस अम्ल वर्षा की वजह से वो हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। मिट्टी है
वो भी इस अम्लता की वजह से उत्पादनता में उसकी कमी आ जाती है। चौथा है चींटी का डंक या मकोड़े का डंक या मधुमक्खी का डंक। जब भी हमें कभी कोई चींटी काट लेती तो हमारी त्वचा पर वो एक अम्ल स्रावित करती है जिससे हम फार्मिक अम्ल कहते हैं, और हमारी त्वचा उससे बहुत जलन महसूस करती है। तो उस समय हमें बेकिंग सोडा या फिर चूना उस जगह लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है और जो चींटी के डंक का फार्मिक अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं जिससे आपकी त्वचा पर जलन कम हो जाती है। पांचवा, मिट्टी की पीएच का पता कर लेते हैं हम इससे। यदि हमें मिट्टी की पीएच का सही अंदाजा है तो हम उपयुक्त फसल को उस मिट्टी में बोते हैं जिससे उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से और किस तरह का उर्वरक हमें उपयोग करना उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है।